नमस्कार दोस्तों, आधार आईसीएस के यूट्यूब चैनल और आधार आईसीएस एकेडमी में आप सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे संघीय कार्यपालिका पर। इस पर संघीय कार्यपालिका या केंद्रीय सरकार के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो हेडिंग बनाइए सबसे पहले, संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका तो संघीय कार्यपालिका के विषय में जो वर्णन दिया गया है वो दिया गया है संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 52 से 78 के बीच। भाग कितना है? भाग है 5 और आर्टिकल जो इसमें दिए गए हैं वो कहाँ से कहाँ तक दिए हुए हैं, ये आपको महत्वपूर्ण है, यहीं के यहीं नहीं याद रखिए। 52 to 78 कम से कम कुछ नहीं तो इतना तो याद रखिए। अगर कोई राष्ट्रपति से क्वेश्चन पूछता है और ऑप्शंस में इन आर्टिकल्स के बाहर के ऑप्शन है तो आप उन्हें इजीली एलिमिनेट कर पाएंगे कि राष्ट्रपति के विषय में चर्चा इन आर्टिकल्स के बाहर नहीं है। ठीक है, कुछ होगी अपवाद स्वरूप। चलिए, तो आर्टिकल 52 टू 78 के मध्य यह वर्णन दिया गया है। संघ की कार्यपालिका में जो आपको पढ़ना है वो आपको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, इन विषयों में पढ़ना है। तो सबसे पहले जो चर्चा करेंगे वो करेंगे हम राष्ट्रपति के विषय में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्वेश्चंस आते हैं तो थोड़ा ध्यान रहिएगा। और एक चीज और याद रखिएगा कि ये टॉपिक आपको डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे। कुछ यहाँ शॉर्ट हो सकते थे, वहां हमने शॉर्ट कर दिया आपकी जरूरत के हिसाब से, लेकिन जैसे मूलाधिकार आपको डिटेल में पूरा दिया गया है, इसी प्रकार से राष्ट्रपति भी आपको डिटेल में ही पढ़ना है। ठीक है, तो आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या कहा गया है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और आर्टिकल 53 में कहा गया है कि देश की या संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति होता क्या है? देश का प्रमुख, देश का सर्वोच्च पद, भारत का प्रथम नागरिक। अगर आपसे पूछता है हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, तो नाम आपको देता है। क्वेश्चन ऐसे भी आ चुके हैं कि राष्ट्रपति का नाम दे दिया, फर्स्ट सिटीजन दे दिया। तो इस तरह के काफी सारे क्वेश्चन है। आपको बताया था कि क्वेश्चन सीरीज भी हमने डाली हुई है अपने आधार आईसीएस के यूट्यूब चैनल पर। उन्हें जाके आप बार बार सॉल्व कीजिए ताकि आपके कंफ्यूजन काफी दूर होंगे वहां से। और कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं फैक्चुअल बेस, उन पर भी वहाँ क्वेश्चंस बने हुए अवेलेबल है, तो वो पोर्शन भी आपका कवर होगा। यहाँ बेसिक जो डेस्क्रिप्टिव क्लास की बात करें तो यहाँ प्रयास ये होता है कि आपको अधिक से अधिक चीज़ें समझ में आए, उस हिसाब से आपको लेकर चलते हैं। ठीक है, अब राष्ट्रपति है तो इसका निर्वाचन भी होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन भी होता है। और यह निर्वाचन होता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 के अनुसार। किसके? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 के अनुसार। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब आगे की बात करते हैं। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, सबसे पहले चर्चा करते हैं
कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग कौन कौन लेता है। क्या आपने कभी मतदान किया है राष्ट्रपति के निर्वाचन में? नहीं किया। तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल जो होता है, जो कि उसका चुनाव करता है, उसमें शामिल कौन कौन होता है। देखिए, दो तरह के इलेक्शन होते हैं, एक होता है डायरेक्ट इलेक्शन, एक होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो जो डायरेक्ट इलेक्शन है, डायरेक्ट इलेक्शन का आशय होता है जिसमें आप लोग या 18 वर्ष से अधिक आयु के लोग, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन करते हैं, जैसे कि आप नगर पालिका, पंचायत, विधानसभा, लोकसभा के चुनावों में करते हैं, इनको बोलते हैं डायरेक्ट इलेक्शन। और इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन या अप्रत्यक्ष चुनाव वह होता है जिसमें आपके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, फिर से बोल रहा हूं, आपके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं आपकी ओर से। जैसे आपने विधायकों को चुना, विधायक उस चुनाव में भाग लेंगे। तो जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो क्या होता है? इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष। अब बात करते हैं कि इसमें भाग कौन कौन लेता है। तो आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के विषय में बताया गया है। किसमें बताया गया है? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के विषय में बताया गया है। क्या बताया गया है? कि इसमें कौन कौन शामिल होगा। तो इसमें महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिए, हेडिंग बना लीजिए, आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। छोटे छोटे हेडिंग्स बना लीजिए ताकि चीजें आपको समय पर आप आसानी से कवर कर पाए। और बेस्ट वे आउट है क्वेश्चन सीरीज, वो आपको पहले भी बता चुके हैं। तो निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल है? सबसे पहले संसद के दोनों सदनों के, लोकसभा और राज्यसभा आपको पता होगा, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हैं वो। दूसरा, राज्य की विधानसभाओं के, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, याद रखिएगा, निर्वाचित सदस्य। ठीक है। दिल्ली तथा पुदुचेरी, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो कौन कौन? इसके दिल्ली और पुदुचेरी वाले के आगे ब्रैकेट में लिख देना 70वें 70 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 70वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ये शामिल किया गया है क्लॉज। ठीक है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन लेता है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। यहां तक कोई आपको समस्या, कुछ समझ में ना आ रहा हो? ठीक है। जो एमपी और एमएलए हैं वो इसमें भाग लेंगे, लेकिन निर्वाचित। अब याद रखिएगा एक महत्वपूर्ण चीज कि कोई भी मनोनीत सदस्य, कोई भी अपॉइंटेड मेंबर और वह राज्य जहां पर विधान परिषदें हैं, राज्यों में भी क्या है, कुछ राज्य ऐसे हैं यहाँ विधानसभाएं भी हैं और विधान परिषदें भी हैं। कुछ राज्य ऐसे हैं, कितने हैं बताएंगे वो भी आपको आगे। तो राज्य विधान परिषद जहां पर हैं उनके निर्वाचित और मनोनीत कोई भी सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। बेसिकली दो याद रखिए, कोई भी मनोनीत सदस्य और विधान परिषद के सदस्य, यह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। क्लियर है? हाँ, दिल्ली पुदुचेरी के भी भाग नहीं लेंगे मनोनीत सदस्य, मनोनीत कोई भाग लेगा ही नहीं। क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं निर्वाचन रीति के, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता कैसे है।
तो निर्वाचन रीति में 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है, समझनी है। वो 3 चीजों में जो पहली चीज है वो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ठीक है। अब ये क्या होती है, एक छोटी सी चीज समझने का प्रयास कीजिए। इसका वर्णन किया गया है आर्टिकल 55 में। जो निर्वाचन रीति है, निर्वाचन की रीति किसमें बताई गई है? आर्टिकल 55 में। आपको बता दे रहे हैं, जितना आप याद रख पाए उतना रख लीजिएगा। एक छोटी सी चीज समझने की कोशिश कीजिए कि एक विधायक का क्षेत्र क्या होता है? छोटा होता है, क्योंकि वो केवल आपके राज्य से संबंधित है। और संसदीय क्षेत्र क्या होते हैं? बड़े होते हैं। कह सकते हैं कि एक सांसद के अंदर उसमें एक सांसद अधिक लोगों का प्रतिनिधित्व करता है और विधायक कम लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। ये बात आप समझ पा रहे हैं? सपोज कीजिए आपके राज्य को 100 सीटों में बांटा गया है और 10,000 आपकी क्या है? राज्य की जनसंख्या है। 100 सीटों में आपका पूरा क्षेत्र बटा हुआ है। तो एक विधायक के अंडर में कितने सांसद आएंगे? कितने लोग आते हैं? 100 लोग। कितने लोग आते हैं? 100 लोग। और सपोज कीजिए कि आपके इस 10,000 की जनसंख्या के क्षेत्र को 10 संसदीय क्षेत्रों में बांटा गया है। मतलब कि आपके राज्य को संसद में कितने स्थान आवंटित है? लोकसभा में 10 या राज्यसभा में कितने हैं? 10। तो 10,000 की जनसंख्या पर 10 में बांटेंगे तो आपके एक सांसद के अंदर कितने लोग आएंगे? 1,000 लोग आएंगे। एक सांसद 1,000 लोगों का प्रतिनिधित्व करता है और एक विधायक कितने का करता है? 100 लोगों का। क्लियर है यहां तक? तो सांसद का जो क्षेत्र है वो विधायक के क्षेत्र से क्या है? बड़ा है। अब अगर इस तरह से देखा जाए तो एक सांसद बराबर कितने विधायक होंगे? 10, क्योंकि 10 विधायक मिलकर उतने क्षेत्र को संभाल पाएंगे जितने को एक सांसद देख रहा है। तो इस तरह से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की जाती है, ठीक है ना। अनुपात निकाला जाता है, सांसद और विधायकों के मत के मान को समान किया जाता है, बराबर किया जाता है। जो इसका टेक्निक है जो यूज किया जाता है वो लगभग इस तरह होता है कि एक बता देते हैं वो भी आपको। वो किस तरह से होता है? वो होता है एक निर्वाचित, नोट करना चाहे कर लीजिए, विधायक के मत का मान। एक निर्वाचित विधायक के मत का मान ये कैसे निकलता है? उस पूरे राज्य की जनसंख्या बटे राज्य की विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य, राज्य की जनसंख्या बटे कुल निर्वाचित विधायक गुणा 1/1000 या 1/1000। इससे क्या हुआ? 1000 के गुणक में वो निकल के आएगी कि एक विधायक 1000 के कितने गुणकों का या सेटों का प्रतिनिधित्व करता है। मान लीजिए एक विधायक 10,000 गुणकों का या 100 गुणकों का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। तो 1 लाख लोग उसके अंडर में आते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है?
एक निर्वाचित विधायक के मत का मूल्य निकल आता है। क्लियर। अब एक निर्वाचित सदस्य सांसद के मूल्य कैसे निकालते हैं? सांसद का जो सांसद का मूल्य होता है उसमें जो सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य है, सभी राज्यों के विधायकों के मतों का जो कुल मूल्य है उसमें संसद के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या का भाग दे देते हैं। सभी राज्यों के विधायकों के मत का मान बटे कुल सांसद बटे कुल सांसदों की या कुल संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। तो इससे क्या होता है? एक सांसद के मूल्य के मत का मान निकल आता है। यह समझ पा रहे हैं आप? मोटी मोटी बात अगर आपको जो समझनी है वो ये है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब है कि राज्य के विधायकों और सांसदों के जो मत हैं उनका मान समान कर लिया जाता है कि एक सांसद वोट डालेगा तो वो कितने विधायकों के वोट के बराबर है, कैलकुलेशन की। ठीक है, चलिए बार बार देखिए, जो समझ में ना आए उसे फिर से बताइए। इसके बाद होता है एकल संक्रमणीय मत। क्या होता है? एकल संक्रमणीय मत। ये क्या होता है? जैसे हम वोट देने जाते हैं तो हमने एक ठप्पा लगाया कि भाई ये सरकार हमें चाहिए, आ जाते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के मामले में ऐसा नहीं होता। राष्ट्रपति के मामले में क्या होता है? जैसे सपोज कीजिए ये 3 प्रत्याशी खड़े हुए, ये 3 प्रत्याशी खड़े हुए, कुल वोट चाहिए राष्ट्रपति को जीतने के लिए, सपोज कीजिए 100। तो जो निर्वाचक मंडल का एमपी या एमएलए है वो जब वोट करेगा तो किस तरह से करेगा? वो कहेगा कि भाई मैं चाहता हूं सबसे पहले ए जीते, अगर ए नहीं जीत पाता तो दूसरी मेरी प्राथमिकता है कौन? बी, और बी भी नहीं जीत पाता तो मेरी तीसरी प्राथमिकता है सी। उन्हें अपने मत का प्रयोग अलग अलग प्राथमिकताओं के हिसाब से करना पड़ता है। ठीक है ना? तो वो तीनों को वोट देंगे, पहला पसंद ये, दूसरा ये, तीसरा ये। अब इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं चक्र। इसकी मान लीजिए गणना हुई, टोटल वोट है 100 और न्यूनतम कोटा कितना है? 50% प्लस 1 बराबर 51। अगर इस पहले चक्र की गणना में किसी प्रत्याशी को 51 वोट मिल जाते हैं तो वो जीत जाएगा। अगर नहीं मिलते तो फिर दूसरे चक्र की गणना होगी, तो फिर दूसरे चक्र की गणना होगी। उसके बाद इनकी कैलकुलेशन होती है कि जिस व्यक्ति को यहां वोट नहीं मिले हैं, सपोज कीजिए जिस व्यक्ति को यहां सबसे कम वोट मिले हैं, उसके वोट को दोनों बचे हुए प्रत्याशियों को मिले वोट के अनुपात में बांट कर देखा जाता है कि किसे 51 वोट पूरे मिल रहे हैं। तो जिस प्राथमिकता में जाकर यह प्रक्रिया चलती रहेगी, जितने ज्यादा उम्मीदवार होंगे उतनी ज्यादा प्रक्रिया विस्तृत होती चली जाएगी। ठीक है, ये आपको एक डेमो समझाने के लिए दिया गया है 3 प्रत्याशियों के ऊपर। तो अलग अलग प्राथमिकताओं पर वोटों का यूज होगा। मिनिमम वोट को अगले चरण में जाकर बांट दिया जाएगा बचे हुए प्रत्याशियों के मध्य, फिर उसकी गणना होगी। यहाँ भी 51 नहीं मिलता तो फिर आगे चला जाएगा, यहाँ से फिर मिनिमम वोट जिसके होंगे उसे उठा लिया जाएगा। तो इस तरह से राष्ट्रपति के चुनाव में वोटों की गिनती होती है। तो ये चीजें आप समझ गए। आनुपातिक संक्रमणीय पद्धति, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, एकल संक्रमणीय मत और न्यूनतम कोटा, ये तीनों ही प्रणालियां कार्य करती हैं।
राष्ट्रपति के चुनाव। ठीक, चलिए अब आप कहेंगे कि भाई चलिए बताते हैं, अभी आगे चलते रहिए, काफी लेंथी टॉपिक है, 2 क्लासेस तो मिनिमम आपकी जाएंगी इस पर। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे जो बात करनी है वो करते हैं कि राष्ट्रपति जब पद ग्रहण करते हैं तो उनको शपथ कौन दिलाता है। आर्टिकल 60 में इसका वर्णन किया गया है, आर्टिकल 60 में, कि जब राष्ट्रपति पद ग्रहण करते हैं तब उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश उपस्थित होंगे वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। लिख सकते हैं, आर्टिकल 60 के अनुसार राष्ट्रपति पद ग्रहण करते समय राष्ट्रपति पद ग्रहण करते समय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेते हैं। उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेते हैं। दूसरी चीज महत्वपूर्ण, राष्ट्रपति का कार्यकाल। ये क्वेश्चन बन चुके हैं, इसीलिए मजबूरी है बताना आपको। देखिए, राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि, इलेक्शन से मतलब नहीं है, याद रखिएगा। यह व्यवस्था है कि पुराने राष्ट्रपति के पद से हटने से पहले ही नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव करा लेना चाहिए। लेकिन याद क्या रखना है महत्वपूर्ण, कि राष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तिथि से लेकर, कहां से, पद ग्रहण करने की तारीख से लेकर अगले 5 वर्षों तक अपने पद पर रहेगा। क्लियर, नोट कर लीजिएगा, पद ग्रहण की तिथि को अंडरलाइन कर लीजिएगा। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से लेकर 5 वर्षों तक, अगले 5 वर्षों तक अपने पद पर रहेगा। दूसरी महत्वपूर्ण चीज याद रखिएगा कि एक व्यक्ति जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है। एक व्यक्ति जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। इस पर कोई भी सीमा आरोपित नहीं की गई है। ठीक है, देख लिया। नेक्स्ट महत्वपूर्ण चीज के कार्यकाल की समाप्ति से पहले यदि उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देना चाहे तो वह उपराष्ट्रपति को दे सकता है। किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। यहां तक क्लियर। एक और महत्वपूर्ण चीज, ये सब अभी डिटेल में भी आपके आएंगे, चिंतित ना हो, बेफिक्र रहे, ठीक है ना। अगली महत्वपूर्ण चीज कि राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है केवल एक आधार पर। आर्टिकल 61 में दिया गया है संविधान का अतिक्रमण। संविधान का अतिक्रमण। केवल इस एक आधार पर राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। क्या होती है ये भी आपको बताएंगे। अभी आप ड्राफ्ट तो बनाइए पहले दिमाग में अपने। संविधान का अतिक्रमण करने पर महाअभियोग के द्वारा हटाया जाता है। एक महत्वपूर्ण चीज और याद रखिएगा कि जो महाभियोग शब्द है, यह शब्द वैसे आपको न्यूज में, न्यूज़पेपर्स में सुनने को मिलेगा, काफी कभी कभी जजों को हटाने के विषय में भी सुनने को मिलेगा। लेकिन संविधान के अंदर महाभियोग शब्द का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए किया गया है।
अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि महाभियोग संविधान में महाभियोग शब्द का प्रयोग है, तो आंसर होगा केवल राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए। क्लियर? यहां तक कोई डाउट, कुछ पूछना चाह रहे हो? नहीं। अगली महत्वपूर्ण चीज कि राष्ट्रपति बन कौन कौन सकता है। राष्ट्रपति बन कौन कौन सकता है, या राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, निर्वाचित होने का पात्र कब होगा, क्या क्या अर्हताएं हैं उसकी। तो याद रखिएगा इन अर्हताओं का जो वर्णन है वो किया गया है आर्टिकल 58 में। आर्टिकल 58 में क्या बताया गया है इसमें कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब नंबर 1 वो भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। याद रखिएगा, राष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, जबकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। प्लीज याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन या नियंत्रण में, भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन या नियंत्रण में किसी स्थानीय संस्था में लाभ का पद धारण ना करता हो, लाभ का पद धारण ना करता हो। ठीक है, व्यक्ति किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। ठीक है ना। अब एक चीज और इसमें महत्वपूर्ण है कि यदि कोई व्यक्ति किसी राज्य में मंत्री है या राज्यपाल है या राष्ट्रपति है, तो ऐसे पदों को लाभ के पद में नहीं माना जाता। यहाँ रेफरेंस आएगा, वहां आपको लिखा भी देंगे। कोई व्यक्ति केवल इस कारण लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का राष्ट्रपति है या उपराष्ट्रपति है या किसी राज्य का राज्यपाल है अथवा संघ या राज्य का मंत्री है। तो ऐसे व्यक्ति को, क्लियर है ना, समझ रहे हैं ना, ऐसे पदों को लाभ का पद नहीं माना जाता। ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज कि राष्ट्रपति अगर कोई संसद का, किसी भी सदन का सदस्य है, या लिख लीजिए, लिखते चलिए, समझते चलिए, दोनों ही काम करवाएंगे इसलिए आराम से पढ़ा रहे हैं इस टॉपिक को, कि यदि कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य है या राज्य की विधायिका का सदस्य है और वो राष्ट्रपति चुन लिया जाता है, तो उसके पद ग्रहण की तिथि से पहले उसे अपना त्याग पत्र देना होगा, या वो जिस दिन पद ग्रहण करेगा उस दिन से यह मान लिया जाएगा कि वह उसने अपना पद रिक्त कर दिया है संबंधित सदन में। राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, उसे बिना किराए का मकान दिया जाएगा। ठीक है ना। उपलब्धियां, भत्ते जो भी उसे मिलेंगे, वेतन वगैरह, वो राष्ट्रपति की पदावधि के दौरान कम नहीं किए जा सकते। बढ़ाए तो जा सकते हैं लेकिन कम नहीं किए जा सकते। ठीक है। तो यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब आप कहेंगे कि आपकी उम्र 35 साल है, भारत के नागरिक हैं, किसी लाभ के पद पर भी नहीं है, तो आप क्यों नहीं चुनाव लड़ सकते। देखिए, एक चीज और आपको बता देते हैं यही कि राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए आवश्यक है
कि उस व्यक्ति का नाम चाहे वो लोकसभा में प्रपोज हो चाहे राज्यसभा में, उस व्यक्ति का जो नाम दिया जाएगा सदन में कि ये व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, उस नाम के नीचे 50 निर्वाचक मंडल के सदस्यों के साइन होने चाहिए। कितने? 50। 50 जो मेंबर हैं, चाहे वो एमपी हो एमएलए हो, जो निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं, उनमें से अगर 50 लोग उस पर मिनिमम साइन करेंगे और उन 50 को छोड़कर अन्य 50 लोग उस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे, तब आप राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हो सकते हैं। तो मिनिमम आपको कितने लोग चाहिए? 100 लोग। निर्वाचक मंडल के मिनिमम 100 लोग आपको चाहिए जो आपको राष्ट्रपति बनवाने में इंटरेस्टेड हो। क्लियर है ये चीज? निर्वाचक मंडल के 50 लोग जब तक किसी व्यक्ति को प्रपोज नहीं करेंगे, उसका नाम आगे नहीं देंगे साइन कर और अन्य 50 लोग उनका अनुमोदन नहीं करेंगे, तब तक राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा नहीं हुआ जा सकता। क्लियर? एक और महत्वपूर्ण चीज समझिए, यदि राष्ट्रपति के निर्वाचन के से संबंधित कोई विवाद है या कोई शंका है, आशंका है, तो याद रखिएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित किसी भी विवाद का निपटारा करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है, अन्य किसी के नहीं। किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है, अन्य किसी के नहीं। याद रहेगा इतना? लिख भी चुके हैं, लिख भी लीजिए, प्रिंटेड तो जो मिलेगा वो आप पढ़ेंगे कहाँ, लिख लीजिए इसे। ठीक है ना? यहां तक क्लियर? अब बात करते हैं राष्ट्रपति के महाभियोग के विषय में। राष्ट्रपति के महाभियोग। अभी आपको बताया आर्टिकल 61 में संविधान का अतिक्रमण, यह एकमात्र आधार है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का। यह एकमात्र आधार है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का। ठीक है? होता क्या है? अनुच्छेद 61 के अनुसार संविधान के अतिक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग का जो आरोप है वो संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है। ये मसला लोकसभा में, राज्यसभा में कहीं भी उठाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए संकल्प प्रस्तुत करना होगा। एक मेमोरेंडम आपको बनाना पड़ेगा इस विषय में, और जिस सदन में आप ये आरोप लगा रहे हैं, अगर आप लोकसभा में लगा रहे हैं या राज्यसभा में लगा जा रहे हैं, तो इस सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर इस आरोप पत्र पर होना चाहिए। ठीक है ना? 1/4, नोट भी करते चलिएगा, समझ लीजिए पहले। 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर इस आरोप पत्र पर होना चाहिए, और ये आरोप पत्र प्रस्तुत करने से पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को कम से कम 14 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए। 1/4 मेंबर्स के साइन और 14 दिन का नोटिस प्रेसिडेंट के लिए ये होना चाहिए। उसके बाद महाभियोग का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित कराना होगा। इसे विशेष बहुमत बोलते हैं। उपस्थित और मतदान देने वालों के 50% + 1 और 2/3। तो 2/3 बहुमत से ये सदन में पारित हो गया। सपोज कीजिए लोकसभा में पारित हो गया, यहां से पारित होकर कहा गया? राज्यसभा में। तो राज्यसभा में अब राष्ट्रपति उपस्थित भी हो सकते हैं या अपना प्रतिनिधित्व किसी के माध्यम से करा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, दूसरे सदन में। पहले में पारित हो गया, वो समझ गए कि हाँ कुछ गड़बड़ है, तो दूसरे सदन में राष्ट्रपति खुद भी उपस्थित हो सकते हैं या
किसी के माध्यम से अपना प्रतिनिधित्व भी करा सकते हैं। अब दूसरा जो सदन है वो उन आरोपों की जांच करेगा और आरोपों को सही पाता है और 2/3 बहुमत से वो भी इस प्रस्ताव को पारित कर देता है तो राष्ट्रपति को अपने पद से हटना होगा। तो राष्ट्रपति को क्या करना होगा? अपने पद से हटना होगा। ये होती है महाभियोग की प्रक्रिया। ठीक है, तो आज के लिए आपको यही रोकते हैं। कल राष्ट्रपति की शक्तियों के विषय में आपसे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही रखिए, इसे आप जाकर रिवाइज कीजिए। कोई क्वेश्चंस मन में बनते हैं तो पूछिए। चलिए, आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू।